सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्मों सितम को अब 188 रोज़ हो गए हैं और जुल्मों सितम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कि जारी है। वादी का सियासी मंजरनामा अब भी ड्राउनी शक्ल इख्तियार कर गया है क्योंकि वहाँ के जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उन्हें 6 माह से कैद किया हुआ है, वो जेलों में कैद हैं और उनके जो दफातर हैं वो भी सुनसान पड़े हुए हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल में किसको आगे आना चाहिए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया गया और बड़ी अच्छी स्पीच की गई थी, उसको बड़ा सराहा भी गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हालात जूं के तूं हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए किसको लीड करना चाहिए? कश्मीर का मुकदमा किसको आलमी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए? इस हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर का क्या मौक़िफ़ है वो आपको सुनवाते हैं। राजा फ़ारूक हैदर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, लगाई साहब आपने भी उनका मौक़िफ़ सुना। आपकी क्या राय है कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है तो कश्मीर का जो मुकदमा है उसको किसको सामने लाना चाहिए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को? पाकिस्तान बेहतरीन हामी हो सकता है एक मसले का। सही। बेहतरीन फरीक जो है, नंबर 1 फरीक जो है वो कश्मीरी हैं। ठीक है। और कश्मीरियों ने ही फैसला करना है। अगर एक हुकूमत मौजूद है, अगर सदर और वज़ीर आज़म एक रियासत के मौजूद हैं, उनके मनसब भी यही हैं कि सदर और वज़ीर आज़म, अगर उनका अपना आइन मौजूद है, अगर उनकी अपनी सुपीरियर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ठीक है, इतनी चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको ये मौका दें कि वो अपना केस जाएं, सरदार मसूद खान वो जाकर पेश करें, जाएं फ़ारूक हैदर ये जाकर पेश करें दुनिया के सामने कि हमारा मसला है, हमारी आज़ादी का मसला है, हमारी सरज़मीन का मसला है, हमारी सरज़मीन को इंडिया गसब करके बैठा है। वो ये जाकर तो नहीं कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान जो है हमें कबूल नहीं है या पाकिस्तान के साथ हम नहीं हैं। वो पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीरी सारे के सारे दोनों तरफ के, उधर भी और इधर के भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं। तो हमें उनको मौका देना चाहिए, वो अपना केस पेश करें, दुनिया के सामने जाएं। देखें ना, एक मसला है और असल इस मसले के 2 फरीक बने हुए हैं, लेकिन जो तीसरा फरीक है वो एक जिंदा सलामत इंटिटी है, वो कश्मीरी अवाम है। हम कश्मीरी अवाम से ये कैसे हो सकता है कि हम उनसे पूछें भी नहीं, उनको बैठाएं भी नहीं? तो ये तो देखें, हमें बिल्कुल एक स्ट्रेटजी लेनी चाहिए और हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए और हमें नुमाइंदे लेने चाहिए मकबूजा कश्मीर के जो इस हुकूमत में भी नुमाइंदगी करें और कहें, वो वहाँ के बेशक वहाँ के शहरी हों मकबूजा कश्मीर के, लेकिन आप उनको अपने तौर पर लें। यासीन मलिक साहब का कहें कि ये हमारे उसके हैं। जब आप ओनरशिप लेंगे, जब मीर वाइज की ओनरशिप लेंगे, जब सैयद अली गिलानी की ओनरशिप लेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की ओनरशिप लेंगे, तो फिर आप ये कह सकेंगे कि जनाब ये लीडरशिप हमारी है और ये लोग हमारे हैं और ये पेश कर रहे हैं ये केस। अगर कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हुए यासीन मलिक या मीरवाइज उमर फारूक ये अगर जाकर बात करें कि जिस तरह इस्लामी कॉन्फ्रेंस में बेनज़ीर भुट्टो लेकर गई थी मीरवाइज उमर फारूक को और उन्होंने कश्मीर का केस पेश किया था, अगर इसी तरह से आप इनको लेकर जाएं तो ये कश्मीर का केस पेश करें ना। तो उनको तो लिमिटेड कर दिया जाता है ना, उनको तो जेलों में बंद कर दिया जाता है या घरों में नजरें बंद कर दी। वहाँ यहाँ तो नहीं है जेलों में नजर बंद, यहाँ तो मौजूद हैं। यहाँ सरदार मसूद खान सदर आज़ाद कश्मीर हैं, यहाँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर हैं। ये दोनों के दोनों जाएं, बीजिंग चले जाएं, ये मास्को चले जाएं, ये पेरिस चले जाएं, ये लंदन चले जाएं, ये बर्सल चले जाएं, ये न्यूयॉर्क चले जाएं, ये वाशिंगटन चले जाएं और केस पेश करें कि ये कश्मीरियों का केस है। 1 करोड़ कश्मीरियों को इंडिया ने जेलों में रखा हुआ है। जब प्रेसिडेंट और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ये कह रहे होंगे तो दुनिया सुन रही होगी, तो हम उनको क्यों नहीं मौका देते? क्यों नहीं मौका, मतलब आप कहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। लगाई साहब, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर अक़वाम आलम आखिर क्यों खामोश है? कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई और फ़लस्तीनियों के लिए तुर्की या 1-2 दूसरे ममालिक ने, तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा?
मेरा ख्याल ये है कि एक दुनिया का ज़मीर जगाने के लिए लोकल लीडरशिप को आगे बढ़ना है। महमूद अब्बास, देखें यासर अरफात जब फ़लस्तीनी तंजीम आज़ादी के सदर थे तो वो सारी दुनिया से रब्ते करते थे, पाकिस्तान भी आते थे, दुनिया की हर जगह जाते थे। अब उन्होंने जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सरबराही संभाली तो उनने दुनिया से रब्ते किए। उनने नेल्सन मंडेला को ख़त लिखा, मेरी किताब में वो ख़त मौजूद है। उनने और लोगों को खतूत लिखे, वो और दौरों पर गए। महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया जो सदर और वज़ीर आज़म हैं फ़लस्तीन के, जब तक वो नहीं निकलेंगे, वो जाएँ ना सऊदी अरब, वो जाएँ उर्दन में, वो जाएँ तुर्की में। जब महमूद अब्बास आएँ पाकिस्तान में, वो महमूद अब्बास जाएँ इंडिया में या किसी दुनिया के किसी और मुल्क में, तो एक अपनी इंटिटी के साथ, अपनी वहदत के साथ, अपनी शनाख्त के साथ जाए ना। इस्माइल हानिया जाए ना। अगर वो बैठे रहेंगे गज़ा की पट्टी में और यहाँ बैठे रहेंगे वो मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर, जो अब तक उसको वही हैसियत है कि जी ठीक है आप अथॉरिटी हैं, अगर वो स्टेट हैं, अगर वो मुमलिकत हैं और दुनिया भी उसको मानती है, तो फिर सफारत खाने खोलें। तो फ़लस्तीन ये नहीं है कि उसको तल अबीब से या इसराइली हुकूमत की तरफ से चला जाएगा। वो अपनी पार्लियामेंट, अपनी असम्बली, अपने अथॉरिटी के साथ वो अपनी मुमलिकत की हैसियत में जाकर बात करें दुनिया से, तो दुनिया सुनेगी। अगर आप अमरीकी एडजस्टमेंट के साथ, अगर आप इसराइली एडजस्टमेंट के साथ महदूद होकर बैठे रहेंगे अपने अपने इलाकों में और अपने अपने ऐवान सदर और अपने अपने ऐवान वज़ीर आज़म, एक तो दोनों का इनका आपस में रब्ता नहीं है, इसलिए कि यहाँ इसराइल तो दो हिस्सों में, अपना फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक गज़ा की पट्टी है जो आगे जाकर बहर रूम के साथ जाकर मिल जाती है, और इधर जो है वो गरब उर्दन की तरफ है, दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पर, वहाँ फ़लस्तीन अथॉरिटी कायम की गई है। यहाँ बैठे हैं महमूद अब्बास, वहाँ बैठे हुए हैं इस्माइल हानिया वज़ीर आज़म उधर हैं, बीच में इसराइल बहुत बड़ा, इसराइल ने कब्जा कर रखा है। तो आप कब्जा छुड़ाएंगे कैसे जब तक कि आप दुनिया के पास नहीं जाएंगे। यही होगा महमूद अब्बास और जाएं इस्माइल और जाकर वो दुनिया को बताएं। इसी तरह से सरदार मसूद खान और फारूक हैदर जाएं और दुनिया को बताएं कि जनाब हमारे इलाकों को, हमारी सरजमीन को, हमारे वतन को इन्होंने यरगमाल बना रखा है। और फिर ऑप्शन है, अक़वाम मुत्तहिदा का ऑप्शन लें और कहें कि जी हम पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने मुल्क की सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून में ग्रुपिंग के हवाले से जो खबरें हैं वो ज़ुबान ज़दे आम हैं। इस हवाले से सीनियर क़यादत की जानिब से कई मरतबा तरदीद भी की गई, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं वो कुछ और ही बताते हैं। अब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून में लॉबी हो रही है और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए कोशिशें कर रहे हैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से? नहीं, इसलिए कि वही जेल से बाहर थे और इसीलिए वही लॉबिंग कर रहे थे। उससे पहले एहसन इकबाल थे, वो एहसन इकबाल लॉबिंग कर रहे थे और पार्टी को जो है वो वहाँ पर एक तर्जुमान बने हुए थे। मरियम औरंगज़ेब बाहर हैं तो वो बात कर रही हैं। इससे यहाँ ये कहाँ ज़ाहिर हो रहा है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शायद खाकान अब्बासी बाहर होंगे तो वो उम्मीदवार होंगे। बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब ने खुलझड़ी छोड़ी है और अच्छी है। और जिस तरह से वो आजकल बादे मुखालिफ की समत साथ चल रहे हैं, तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी में। लेकिन वो जो पेशगोइयाँ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाया और अब वही ये चाहते हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो वहीं पे सेटल हो जाए। इस बात में आपको लगता है कितनी? नहीं, कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि अपने सौदे शरीफ ख़ानदान खुद ही करता है, वो किसी दूसरों से सौदे नहीं करवाते हैं। वो अपने लिए वकील मुकर्रर कर लेते हैं और कहते हैं कि जनाब डट कर मुकदमा लड़ो। वकील को ये नहीं बताते हैं कि हम पतली गली से बाहर निकल रहे हैं। वो होते एजाज़ एहसन साहब के, आपने सुने हैं सारी की सारी बातें जो वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें आकर मोहतरमा मोहतरमा कुलसूम नवाज़ ने वकील बनवाया कि जी आप वकील बने और केस लड़ें। चौथे दिन वो उठकर चले गए और इनको पता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें शरीफ ख़ानदान जब अपने बारे में फ़ैसला कर रहा होता है तो वो ख्वाजा आसिफ साहब को या किसी और को नहीं लेते। और ख्वाजा आसिफ साहब की वहाँ पर रसाई भी इतनी नहीं है, इसलिए कि वो वहाँ कहाँ पर इक़्तिदार के मरकज़ में मकबूल कहाँ से हो गए, उनके राब्ते कहाँ से हो गए। वो तो जिस तरह से
सिक्योरिटी इदारों के बारे में खुद बातें करते रहे हैं, वो तो अब भी लोगों के जहन में बड़ा क्वेश्चन है, ऐसी नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी तो चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता, तो लगाई साहब आप ही उनको हौसला दे दें और जो सच बोलना है वो बोल दें। मेरे ख्याल है कि वो सच बोलेंगे, लेकिन उसमें बहुत कम वक्त रह गया है, वो बहुत सच बोलेंगे। और हाँ, उन एक और नुक्ता नज़र आएगा, और वो जब आएगा तो मकाम व मर्तबे का पता नहीं है, और कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, तो ऐसे ऐसे ये भी हो सकता है कि किसी और मकाम पर हो, इसलिए कि अब तक ये 4-5 मकाम तो इनके हम भी देख चुके हैं कि वो इसी मना तर्जुमान बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे। उसके बाद ये मुशर्रफ के तर्जुमान बने थे तो भी वहीं पर थे, काबली के तर्जुमान थे तो वो भी वहीं बड़े करीब, बड़े उनके क्लोज थे। इनके तर्जुमान बने हैं इमरान खान के, तो अब तो वजारत के मनसब पर हैं, फिर पता नहीं किसके तर्जुमान बनते हैं। बहरहाल वो भी, उनका भी एक रोल होता है चीज़ों को। अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासे बरहम नजर आए। अदालत ने हुक्म दिया है कि बुलंदो बाला इमारतें जो हैं उनको गिराया जाए और पार्क बना दिया जाए, क्योंकि कराची एक मेगा प्रॉब्लम सिटी बन चुका है। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। क्लिप आपने देखा। लगारी साहब, कराची शहर आपके सामने है, बल्कि हम सबके सामने है। क्या होगा इस शहर का, जैसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि वैसा हो जाएगा? चीफ जस्टिस साहब का इंटेंशन ठीक है, सही, नीयत बिल्कुल सही है, उनका विजडम भी ठीक है, उनका जो तरीक़ाकार है। देखें, अदालत का बहुत ज़्यादा एहतराम होता है, हर सोसाइटी के अंदर होता है, और हम लोग जो हैं वो अदालतों के एहतराम के निगहबान होते हैं। हमारा काम होता है कि अदालतों के जो फैसले होते हैं उनके ऊपर उनकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। कोई अदालत, यहाँ हमारी अपनी अदालत की बात करूँ, दुनिया की कोई अदालत अगर ये फैसला कर दे कि फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ शहर में 5000 मंजिला इमारत एक हफ्ते में बना दी जाए, तो नहीं बन सकती है। चीन में भी नहीं बन सकेगी। तो हम वो काम अगर हम करें, अगर हमारी अदलिया ऐसे फैसले दे जो आपके लिए, जिन पर अमल दरामद बहुत आसान हो, तो उसकी वक़्त भी होगी, हैसियत भी होगी, एहतराम भी होगा और जायज़ भी होगा, बिल्कुल जायज़। फैसला अब भी कोई नाजायज़ थोड़ी है। मसला ये है कि अगर एक हफ्ते के अंदर ना हुआ, मैं 1000 मरतबा खुदा न खास्ता कहते हुए ये कहता हूँ, ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकसार के साथ, एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, दस्त बस्ता दोनों हाथ जोड़कर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि खुदा न खास्ता, वही 1000 मरतबा, कि अगर इस फैसले पर मिनो अन अमल ना हुआ तो क्या किसी की बेइज्जती होगी? क्या आप फिर बुला लेंगे आप लोगों को कंटेम्प्ट में, आ जाएंगे कंटेम्प्ट में, फिर कंटेम्प्ट में लोगों के ओहदे भी ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म, हो सकता है कि मेयर न रहे, हो सकता है कि कोई हुकूमत न रहे, हो सकता है कि कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन क्या उस फैसले पर अमल होगा? ठीक है, उस फैसले को वहाँ से पकड़े ना जहाँ पर बेसिक, जहाँ से शुरू होती है सर्कुलर रेलवे, मेन लाइन से यहाँ टर्न करती है, तो यहाँ पर आप कैसे कब्जा खाली कराएंगे? जब यूनिवर्सिटी रोड की तरफ बढ़ते हुए उस तरफ जहाँ पर पुराना रूट है, देखें हम इस शहर को पिछले 50-55 साल से देख रहे हैं। मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं 5-6 साल की उम्र में, 6-7-8 साल की उम्र में यहाँ पर आ गया था, तो मैं इसको देख रहा हूँ। तो अब उसके बाद अगर जहाँ जहाँ से कब्जे हुए हैं, जिस इदारे ने कब्जे किए हैं, तो क्या आप तमाम फरीकैन को बुलाकर उनको कहेंगे कि आप तो आसानी से छोड़ सकते हैं, छोड़ दें? ऐसा ही, वो तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखें, बहुत जहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पर चलते हैं, वहाँ कौन जाएगा? जहाँ पर परिंदे भी सांस लेते हुए ज़रा एहतियात करते हैं, तो आप सारे का सारा अगर कब्जा खाली कराना है तो शुरू कहाँ से करेंगे? वहाँ से शुरू कराएं और उन इदारों को बुलवाएं कि जी आपका पहले यहाँ से कब्जा है, इसको खाली कराएं, फिर आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, बढ़ते चले जाएं और खाली कराते चले जाएं।
आप ये मेरा ख्याल में मेरा इंतहाई आजिज़ी के साथ है। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, मुझे अदालत के फैसले पर क्रिटिसिज्म का जायज़ हक है, मगर मैं अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप रूट बना दें कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह खाली करें, यहाँ से यहाँ तक खाली करें, यहाँ से यहाँ तक खाली करें। अदालत के सामने इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं और वो पूरे का पूरा रूट उनका देखा भला है, उनने बचपन में ही देखा हुआ है सारे का सारा। उस तरह से आप रूट को खाली कराते चले जाएँ और आखिर तक जब पहुँचेंगे वज़ीर मेंशन तक तो आपको रूट खाली मिलेगा। अगर ये विल हो, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि एक हफ्ते में ये हो सकता है। एक हफ्ते में कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो सकते हैं और मुख्तलिफ ओहदेदारों के ओहदे ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता। ये मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरी नीयत नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी आरजू नहीं है, मेरी उमंग नहीं है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। लगता नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो कमिश्नर साहब हूँ, वो चीफ सेक्रेटरी हूँ, वो चीफ मिनिस्टर हूँ, वो मेयर साहब हूँ, कोई भी हूँ, जाकर इस तरह से सारा कुछ कर दें। ये ना इतना मशीनरी है, ना इतना मैकेनिज्म है, ना इतनी व्हील है, ना बहुत सी चीजों में आप आगे जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर भी शायद ना जा सकें। ठीक है, ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है और नाज़िम हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से लगारी साहब का कॉमेंट लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। कुछ अरकान की जानिब से इसकी मुखालफत भी की गई थी, लेकिन करारदाद को फिर भी कसरत राय की वजह से मंजूर कर लिया गया। लगारी साहब, आपके नज़दीक कितना अच्छा फैसला है ये इंसान दुश्मन फैसला है और इंसानियत का दुश्मन फैसला है। इस तरह के बेरहम सफाक शकील कलब लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। करबला में रसूल के नवासे को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया उनके साथियों के साथ, और उनकी गर्दनें काट कर उनके सरों पर नेज़े पर टांग कर वहाँ दमिश्क में लाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में यजीद के बाद बना हुक्मरान उसका बेटा मुआविया बिन यजीद, फिर उसके बाद बना मरवान बिन अल-हकम, फिर मरवान बिन अल-हकम के बाद उसका बेटा बना अब्दुल मलिक बिन मरवान। उसके दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे को फांसी देकर उनकी लाश, उनको कत्ल करके उनकी लाश लटका दी गई और रसूल के शहर में मदीना तो रसूल में लटका दी गई और वो कई रोज़ तक वो लाश लटकती रही, हत्ता कि अस्मा बिन्त अबू बकर 99 साल की उम्र में दोहरी कमर के साथ वहाँ पहुँची और गर्दन उठाकर पूछा कि वे इस सवार के नीचे उतरने का वक्त कब आएगा। और आगे चलते हैं, अब्बासी खलीफा, दूसरा अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र अल-मंसूर के दौर में हज़रत इमाम हसन के पड़पोते नफ्से ज़किया को 5 साल तक उनकी मैयत को लटकाए रखा गया है। आप इस तरह की सज़ाएँ देकर क्या समझते हैं कि जराइम रुक जाते हैं? ये असल में सोसाइटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक बोझ डाल रहे होते हैं कि इंसान आपके सामने दब कर रह जाए और इंसान आपके सामने सर, ये होता है मुतलकुल अनानियत ज़हनों के अंदर, एक ख़तरनाक फिरौनियत। जुर्म जो करता है आप उसको बदतरीन सज़ा दें। पूरी सोसाइटी को क्यों टेरराइज करना चाहते हैं? पूरे माशरे को क्यों खौफज़दा करना चाहते हैं? इस तरह का माशरा तालियां बजाएगा कि एक अंधी औरत लियाकतपुर में ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ है, एक अंधी औरत जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। उसको कहा गया कि तुम सबूत लाओ। उसने कहा मैं नाबीना हूं, कहां से सबूत लाऊं? उन्होंने कहा यह तो साबित हो गया कि तुम्हारे साथ ये फेल हुआ है और तुमने रजामंदी से कराया होगा, और जाओ तुम्हें हम 80 कोड़े के साथ, उसको 80 कोड़े मारे गए। क्या यह तरीका होता है इंसाफ देने का? आप लोगों को घेर घार कर मोहम्मद तुगलक और बाबर के दौर में ले जाना चाहते हैं। बाबर ने अपनी मां को खत लिखा कि 3 आदमियों ने मुझे जहर देने की कोशिश की। एक के ऊपर मैंने हाथी का पांव दिलवा दिया, दूसरे को मैंने हाथी से कहा कि इसको ऊपर उठाकर अपने सींग पर इसको 2 टुकड़े कर दो,
और तीसरे को मैंने उठाकर जलते उबलते हुए तेल के कढ़ाई में फिकवा दिया, वो वहीं से भुनकर खत्म हो गया। आप इस तरीके से सजाएं देना चाहते हैं लोगों को? मेरा ख्याल है कि मैं श्री मज़ारी की और चौधरी फवाद ने जिन लोगों ने भी इस सजा की मुखालफत की, मैं उन्हें सलाम करता हूं। और जिन लोगों ने इसके हक में वोट दिया है, वो पार्लियामेंट है, ऐवान है। यार खुदा के वास्ते आप लोगों की राय का तो एहतराम करें। मैं नहीं हमदर्दी कर रहा हूं उन लोगों से जो सफाकी करते हैं, जो बेरहमी करते हैं बच्चों के साथ। तो फिर लेकिन आप सोसाइटी को टेरराइज करना चाहिए। अगर लॉ पर अमल हो तो ये वारदातें नहीं होंगी। आप सोसाइटी में इंसाफ का निजाम क्यों नहीं कायम करते? आप सोसाइटी को एक बेहतर निजाम क्यों नहीं देते? जो सोसाइटी इंसाफ नहीं दे रही होगी, जहां पर सेलेक्टिव इंसाफ होगा, जहां पर मुंतखब किस्म का इंतखाब होगा कि इसके साथ इंसाफ करना है और इसके साथ नहीं करना है, वहां इस तरह के नतायज होंगे। सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन जाहिर होता है जराइम से। सोसाइटी फ्रस्ट्रेटेड होती है तभी जराइम होते हैं। ठीक है, हम सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन खत्म करें। इस तरह की सजाएं जो हैं वो ना माजी में कभी क्या लोगों ने जो है एहतियात छोड़ दिया है हजरत इमाम हुसैन के बाद? क्या लोगों ने एहतियात करना छोड़ दिया है नफ्स ज़किया को 5 साल टांगे जाने के बाद? और उनके बेटे यहाँ कराची में उनकी मज़ार है अब्दुल्ला शाह गाजी का। अब्दुल्ला शाह गाजी को भी यहाँ आकर उन्होंने भिजवाया और उनके बेटे को यहाँ कत्ल करवाया था उस अब्बासी खलीफा ने जिसने जो है नफ्स ज़किया को शहीद करवाया था। क्या करते हैं आप? इस तरह से होता है। ठीक है, लगाई साहब, हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसहाक डार साहब के घर को पनाहगाह में तब्दील कर दिया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वो तो खुद ही कहते थे कि हजवेरी फाउंडेशन जो है वो एक फलाही इदारा है, लोगों की खिदमत के लिए काम करता है और लोगों को पनाह फराहम करता है, लोगों के मसाइल हल करता है। तो ये तो उसके नाम पर था, हजवेरी फाउंडेशन के नाम से, और उनको मिल गया है। जिनको मिल गया है वो हक ब हकदार रसीद। नहीं तो उनके बेटे तो कह रहे हैं कि वो अदालत जाएंगे। जाएँ अदालत में, कोई बात नहीं है। अदालत में जो फैसला होगा हम उसको भी सलाम करेंगे। ये जो फैसला हो गया है उसको भी हम सलाम कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जो प्रॉपर्टी थी वो हजवेरी फाउंडेशन थी। हजवेरी फाउंडेशन एक फलाही इदारा था और फलाही इदारे में अगर कोई फलाह का काम हो रहा है तो हो रहा है। अगर कोर्ट कल कहेगी कि नहीं ये वापस इसहाक डार के कंट्रोल में दे दिया जाए तो हम उसको भी कहेंगे कि ठीक है जी आपने फैसला कर लिया है। कोर्ट है ना, कोर्ट तो फैसला कर सकती है। लगाई साहब, बात अब हो जाए अमीर जेजुआई फे की। उन्होंने रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि मार्च में मार्च किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब ही हैं जो अपोजिशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन हाउस तब्दीली भी बड़ी तब्दीली हो सकती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा और कोई नहीं है जो अपोजिशन कर सकते? मेरा ख्याल है कि बाज़ लोग तारीख़ में अपना एक किरदार अदा करते हैं जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान अदा कर रहे हैं। ये किरदार अदा करना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये किरदार अदा करना चाहिए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। मैं नहीं कहता हूं कि कोई मनफी काम करते, मैं कहता हूं कि अवाम की नुमाइंदगी का हक तो अदा करते और अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए और अपोजिशन को एक अपोजिशन के तौर पर खड़ा तो होना चाहिए था। आप इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे क्या देखते हैं? आप जो कुछ करना है, जो कुछ कहना है कहें तो सही। घर कुछ नहीं तो खौफ की एक चीख ही सही, आवाज दोस्तों, कोई आवाज दोस्तों। मौलाना फजलुर रहमान ये काम तो कर रहे हैं। क्या बात है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों की जेब में जो पैसे उतने में आटा नहीं आ रहा है, लोगों की जेब में जो पैसे उतने में तो दाल भी नहीं आ रही है, सब्जी भी नहीं आ रही है, गोश्त खाना तो जुदा और क्या, और फिर किस तरह का गोश्त मिल रहा है, ये भी सबके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान कम अज़ कम एक फरीज़ा तो अदा कर रहे हैं। तो ये तो उनका उतना तो कम अज़ कम हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए कि वो लोगों के लिए, मासेस के लिए बात कर रहे हैं। और अगर इन हाउस तब्दीली होती है तो कोई गैर कानूनी बात कौन सी है? इन हाउस तब्दीली दुनिया भर में होती है, हो जाती है। इसमें जो पार्लियामेंट में भी हो जाती है तब्दीली। इस तरह की पार्लियामेंट में तब्दीली एक मरतबा क्या कई मरतबा हो चुकी है। बरतानिया की पार्लियामेंट में जो तमाम पार्लियामेंट्स की माँ है, जहाँ सबसे पहले पार्लियामेंट का वजूद में अमल में आया है, वो भी हुआ है। इस तरह तो हो ही जाता है। हुकूमतें तब्दील होती हैं, इन हाउस अगर तब्दील होती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिया में एक साथ 4-5 हुकूमतें चलेगी, कभी देव गौड़ा आ रहा है, कभी चंद्रशेखर आ रहा है, कभी जो है वो देवीलाल आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो होता रहता है। यहाँ भी होगा तो कोई ऐसी बात नहीं। भाई साहब, ये बात तो मानने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन अच्छी की थी। जब वो अपोजिशन में थी तो उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था हुकूमत। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के हालात भी तो सबके लिए होने चाहिए। इस तरह के जुमले कहने की भी तो सबके इजाज़त होनी चाहिए।
जो कुछ उन्होंने कहा है एजेंसियों के बारे में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, फौज के बारे में, ये सारी बातें ये कर सकते हैं अपोजिशन वाले, और उसके नतायज क्या होंगे ये सबको पता है। तो एक स्पेस था पीटीआई के लिए कि तुम्हें ग्राउंड बनाना है, ये बात भी करो, वो बात भी करो, और आप निशानदेही करो कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, और इदारों के बारे में भी बात कह दो, हम चुप कर लेते हैं, फलां भी कर लो। तो इस तरह का स्पेस था। अब इनके लिए ये अपने स्पेस खुद छोड़ रहे हैं, अपोजिशन ने अपना स्पेस छोड़ा है, खुद छोड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना स्पेस, जो लोगों ने वोट दिया था, जो मैंडेट दिया था, उन्होंने अपना स्पेस बैक किया है, वापस लिया है, छोड़ दिया उस स्पेस को, और अवाम की जो नुमाइंदगी उन्हें करनी चाहिए थी, इस तरह की नुमाइंदगी वो नहीं कर पा रहे। लिहाजा मौलाना फजल रहमान अवाम की आवाज़ लग रहे हैं, और वो इस वक्त तो यही है कि जो कुछ भी मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं वही है। लगाई साहब, इस हफ्ते एक खबर बहुत वायरल हुई है वफाक शहरियार आफरीदी साहब के बारे में। उन्होंने कहा है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स उनकी जानिब से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा जो मनशियात ज़ाया हो रही हैं उससे दवाइयाँ बनानी चाहिए, यानी उन्होंने नशे से दवाइयाँ बनाने का इंदिया दे दिया है। तो इस बात पर उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, ये कैसी बात कर दी है? असल में उन्होंने बहुत सी और बातें भी की हैं। उनने कहाँ से फुटेज की बातें की थी, और लोग अब यही बात, अब हम तो फुटेज, जब हम आपस में बात करते हैं यार उसकी फुटेज शामिल कर लेना, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई लाइव कोई चीज़ है तो शामिल कर लो। अब इन्होंने फुटेज के मैं नहीं बन रहे, उन्होंने कहा मैंने फुटेज कही थी, मैंने वीडियो नहीं कहा था, तो लिहाजा अब उन्होंने इस बात को रुख बदल लिया है। वो एक बात रखते हैं, उसके 2-3 महीने निकाल कर वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। अद्वियात के बारे में उन्होंने कहा जी मैं तो कोई ऐसी बात थोड़ी की है, मैंने तो कहा है कि अगर इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी हो तो शरीयत तो आपको इजाज़त देती है ना कि शदीद तरीन भूख में भी आप अगर हराम खाना चाहते हैं तो बचने के लिए ज़िंदगी को तो खा सकते हैं। तो इसी तरीके से नहीं, शरीयत में इजाज़त है इस बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोस्ट करके खाएं, मज़े से लेकर खाएं, फिर रोज़ाना खाएं और फिर उसको अपनी आदत बना लें कि जी मुझे ज़िंदा रहने के लिए ये हराम खाना है, बस मैंने आदत बना ली है, बस आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। ये सब कुछ जो है वो अपना आदतन अगर करने लग जाएंगे तो फिर तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़ हम वापस आएंगे तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। 188 रोज़ हो गए हैं, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का सिलसिला अब भी जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम के 188 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से सहजती सिफारती कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है और लगाई साहब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत दी गई है और कहा गया है कश्मीर के मामले पर अब जारहाना मिजाज इख्तियार किया जाएगा। आपको क्या लगता है अब क्या किया जाएगा? जारहाना मिजाज, एग्रेसिव मिजाज कैसे, उसका क्या अंदाज होगा, क्या मतलब उसका क्या हुकूमत क्या तरीक़ाकार अख्तियार करेगी, जारहाना पेशकदमी क्या होगी? जारहाना तो एक ये हो सकती है कि जनाब जिसको हम कह देते हैं कि अगर इंडिया हमारा बॉर्डर क्रॉस करता है या क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हम उसको जारहियत कहेंगे। क्या आप बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं? नंबर 1। क्या आप इंडिया की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं? नंबर 2। क्या आपका इंटेंशन है कि इंडिया के साथ आप जाकर जंग के अंदर शरीक हों, या आप सफारती महाज पर पाकिस्तान के तरफ से तमाम मुल्कों में नुमाइंदे भेजने का आपका इरादा है? क्या अब आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म और वहाँ के स्पीकर या वहाँ के चीफ जस्टिस को दुनिया के एक दीगर ममालिक में भेजने का इरादा है कि जाएं और वहाँ पर दुनिया को जाकर बताएं कि ये सूरत हाल है कश्मीर की? क्या कश्मीरी जब तक दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल नहीं बताएंगे और हम ही अपने जारहाना अंदाज से बताते रहेंगे तो कोई मान लेगा? मेरे किसी सदमे पर आप कितना भी अच्छे तरीके से आंसू बहाएंगी तो उसको कोई नहीं मानेगा। तो नहीं वो मानेंगे जो मैं रो रहा हूँगा अपने दर्द से, तो उस बात को माना जाएगा कि ये ठीक रो रहा है, यार इसको पेन हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है। ये कैसे हो, पेन मुझे हो रहा हो और आप जो है वो आप आंसू बहाना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे यार ये इनको आंसू कहाँ से? अगर कश्मीर हमारे साथ
इंटैक्ट है और हम यही समझते हैं कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान जो है, पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। तो जो कश्मीरी हैं हमारे साथ उनको तो हम ये मौका दें कि दुनिया को अपने, क्या हम मिसाल मलिक को नहीं भेज सकते हैं कि जाएं आप अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में हमारी नुमाइंदगी करें, कश्मीर की नुमाइंदगी करें, वो जाएं और बात करें? क्या ये हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं है? सरदार अतीक को नहीं भेज सकते आप, चौधरी लतीफ़ अकबर को नहीं भेज सकते हैं आप, जाकर सुल्तान मसूद को नहीं भेज सकते हैं आप, अपने लोगों को। ठीक है लगारी साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। नहीं लगारी साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप के हवाले से, खेलों के हवाले से बात करते हैं ना। कबड्डी वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में सजने वाला है और कल पहला अखाड़ा सजेगा। अच्छी बात यह है कि इंडिया की टीम भी आई है और वाहगा बॉर्डर के जरिए वो पाकिस्तान पहुंची है। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात चल रहे हैं उनमें खेल ये कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? हमारे खिलाड़ी गए थे बम्बई में और वहाँ पर मुज़ाहरा करने के लिए शिवसेना वाले भी आ गए थे, बीजेपी वाले भी आ गए थे। हम ऐसा ना करके अच्छा कर रहे हैं। अगरचे इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कश्मीर की कि हमें यही करना चाहिए, लेकिन हम उस इंतहा पसंदी की तरफ न जाएं जिस इंतहा पसंदी की तरफ बीजेपी और शिवसेना गई थी। ये अच्छी बात है। अब उन्होंने भेज दिया है कबड्डी को, तो अब ऐसा भी करें कि वो जो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको भी भेजें, आपके जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको भी भेजें। आप इनको हम स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं, हम आपस के तनाज़ात पर अपने झगड़े अलग रखते हैं, सियासत को अलग करें। आप इंडिया के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों के लिए स्पेस दें और ये लोग होंगे जो आपके मसले के हल के लिए राह हमवार कर सकते हैं। जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है तो फिर चीजें आती हैं। आप उनको दास्तान सुनाते हैं, वो आपको दास्तान सुनाते हैं। कश्मीर का हाल हमें कश्मीर से आने वाले बताएंगे तो हमें पता चलेगा। और वहां पर अभी इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है। अब खिलाड़ी आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, वो कुछ सच बोलेंगे, कुछ सच नहीं बोलेंगे, हम बीच में से सच निकाल लें। ठीक है लगाई साहब, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से, टेस्ट मैच के हवाले से बात करते हैं। दूसरा रोज है आज और बाबर आजम और शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की है। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ये जो शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, A1, तो होम ग्राउंड का इनको फायदा हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की टीम उस तरह से तो नहीं खेल रही ना। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा है। ये बांग्लादेश की टीम उससे पहले भी खेलती रही है, वो अब भी खेल रहे हैं और एक बहुत अच्छी खासी टीम है। उसके साथ बड़ा अच्छा हमारा रहा है, माजी में भी बड़े मुकाबले होते रहे हैं, हम उनसे हारते भी रहे। अब हमारे यहाँ एक अच्छा खेल पेश हो रहा है और हमारे खिलाड़ियों के अंदर एतमाद आया है। बाबर आजम ऐसा भी होता था, पिछले दिनों जो है वो 0 पर आउट हो गए थे, ऐसा भी हुआ था और हम बहुत गुस्से में थे। अब ऐसा भी हुआ है कि जनाब वो सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और शान सेंचुरी, कमाल हो गया। ये तो बहुत ही आगे PSL भी आ रहा है लगाई साहब, क्रिकेट तो वैसे इसमें हमारा बड़ा एक मेला सजने वाला है और उस मेले के अंदर रौनकें होंगी, लोग होंगे, खुशियाँ होंगी, एंजॉयमेंट होगी। आप अगर एक कहा लगाते हैं और 2 आंसू बहाते हैं तो ये जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। कभी आपने आंसू बहाए, कभी आपने कह मारे। अब जिंदगी को हमेशा रोना भी ठीक नहीं है और हरदम हंसना भी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब आज के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।